और एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग से आप इंतजार कर रहे हो कब आपका एम्स और पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। तो बहुत टाइम से आप वेट भी कर रहे हो और लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि अच्छे से अभी आपका एग्जाम का जो डेट है वो तो अभी फिक्स है। अभी उसमें कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि आपका एग्जाम का डेट चेंजेस होने वाला है। देखो, जो अभी तक आप अगर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन को देखोगे तो इसके अंदर में कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग अपडेट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, ये देखो, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर ध्यान से देखोगे जो अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर में आपका मैक्सिमम टाइम आपका रिलीज हो जाता है, लेकिन अभी तक मार्च के 22 मार्च तक अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो मैंने जैसा कि वीडियो में भी बोला था कि मैक्स मोस्ट प्रोबेबली आपके मार्च के एंड तक वो आपका मिल जाएगा, मतलब आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई देखो, कुछ भी कर लो, कितना भी वीडियोस देख लो आप इसके रिगार्डिंग, लेकिन आपका एग्जाम तो होना है, ठीक है ना। जितना आप इसके रिगार्डिंग वीडियोस देखोगे आपका उतना ही टाइम वेस्ट होगा। उसके साथ ही मैंने आपके लिए देखो एक और नर्सिंग का एक प्रैक्टिस टेस्ट बनाया है जिसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं इसी वीडियो में इसको बता भी सकता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो आपका होने वाला है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली आपका इस मंथ के अंदर में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन चांसेस है कि इसी मंथ के अंदर में वो आपका रिलीज हो जाए। और आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आपका फिक्स है। आप अगर नर्सिंग की बात करो या पैरामेडिकल की बात करो, ठीक है ना, अगर फालतू टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको एडमिशन मिल जाएगा। आप देखो, वन बाई वन मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया हूँ। तो अभी तक आपने जितना भी टाइम वेस्ट कर लिया, अभी प्रैक्टिस सेट को आप अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो। मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा और फिर मुझे बताना नीचे में। इसमें मैंने देखो सब टाइप के 5 क्वेश्चंस लिए हैं। आपको 5 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो 5 क्वेश्चन तो आपको बायोलॉजी का लिया है, 5 क्वेश्चन फिजिक्स का लिया है, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और 5 क्वेश्चन आपके जीके और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका मिला के। तो आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो और अभी तक यहाँ तक रुके हुए हो आप इस वीडियो के लिए, तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना। मैं भी आपको अटेम्प्ट कराऊंगा और आपको लास्ट में कि आपके कितने करेक्ट हुए 20 में से, ये आपको बताना है कि सर इतने मेरे करेक्ट हुए, कि आपको इनसे सीखने को मिला। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ की कि आप चाहते हो कि मैं आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और सॉल्व कराऊं जिससे कि आपको हेल्प मिले और आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसको स्टार्ट करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा फीचर नहीं है, बताओ। तो कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। आपने देखा होगा कि आपको एक तो बाइलिंगुअल जो क्वेश्चंस है ना बहुत कम आपको मिलेंगे, जो हिंदी वालों के लिए तो मिलेगा भी नहीं। तो आपको यहाँ जो बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिए हो तो आप इनको जरूर अटेम्प्ट करें। तो बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका कि क्या इनके अंदर में लैक ऑफ द ट्रू न्यूक्लियस कौन सा विशेषता नहीं है, मतलब इसमें बोला प्रोकैरियोटिक के लिए कौन सा नहीं है। लैक ऑफ द, ये तो इसके लिए सही बोल रहा है। और सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी सही है, 70s होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। लेकिन उसके अंदर जो आपका सर्कुलर डीएनए होता है, जो उसके ऊपर क्या होता है, आपके जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये नहीं होते हैं। ये इसमें लिखा है प्रेजेंट, लेकिन ये नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है एटीपी का, एडीपी का, करो इसको, एडीपी का एटीपी के परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस प्रक्रिया से होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस किस प्रक्रिया से होता है, ये आपको बताओ। फोटोलिसिस ये होता है क्या, नहीं सर, ये तो होता है बाटर का टूटना, जो बाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं, फोटोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन क्या है इसको, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। उसके बाद में देखो कि ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। बीज निष्क्रियता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है या कौन सा उत्तरदायी है। विच ऑफ द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी, ठीक है ना, सीड डोरमेंसी के लिए। पता है इसमें क्या है कि एक हार्मोन आपने सुना होगा, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो क्या बोलता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो भाई जैसे अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आता है या कुछ ऐसा होता है तो आप लोग बोलते हैं ना कि चलो घर को, दरवाजों को बंद कर लो, ठीक है ना, या कोई आंधी तूफान आ रहा है सब लॉक हो जाओ। तो इसी टाइप से एक आपका है प्लांट्स के अंदर में भी एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एबीए। एब्सिसिक जो एसिड होता है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, देखो, रेस्पॉन्सिबल होता है सीड डोरमेंसी को, मतलब उसको सुलाने के लिए। बीज को भाई सुला दे, अब जो अंदर बाहर जो कंडीशन है वो तेरे फेवर में नहीं है, ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो भाई तू अभी सो जा।
तो इसको क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी बोलते हैं, कि भाई इसको सुला देता है सीड डोरमेंसी को, ठीक है, सीड डोरमेंसी। और एक का और क्या करता है, और जो भी कोई जो आपके जो सीड्स होते हैं जो जर्मिनेट करते हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करता है, उनको बोलता है भाई अभी जर्मिनेट मत हो, अभी जब बाहर निकलेगा तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। इसके लिए कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया आपके एम्स नर्सिंग के अंदर में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो 4th नंबर का, मानव शरीर के किस अंग में पेयर पैचेस पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट आप बता सकते हो, तो सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है ये, ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कौन सा काम है, द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो फैट मेटाबॉलिज्म, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन का जो पाचन, ये भी नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। कभी देखा आपने हीमोग्लोबिन को, वो आपको पता है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, ये आपको हर एक को पता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, O2 का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना, ब्लड के थ्रू। उसके बाद में नेक्स्ट अपन सेक्शन पे चलते हैं, केमिस्ट्री के वाले पे। देखो मैंने वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग बनाया था, पर मैंने सोचा एक आप मैं सेट करा देता हूँ, अगर आपको ये ठीक लगता है तो मैं आगे आपको इस जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, अगर आपको इससे हेल्प मिलता है तो, ठीक है ना। अब देखो कि Fe द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe+3 आयन, Fe+3 के अंदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताने, इसको पॉज करके आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बताना है, ठीक है, आपने पॉज करके आप सॉल्व कर रहे होंगे, फिर ये वीडियो देख रहे होंगे। तो Fe+3 लिख रहा है, आपको पता है इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 26 है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, तो मैं आपको बताता हूँ वो आप कैसे लिखोगे। यस, कैसे लिखोगे, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और फिर आता है इसमें 4s2, फिर 3d, और ये कितना है 26 है, तो ये 26। उसके बाद में अब इसमें क्या बोल रहा है, +3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उससे रिलीज होंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आप इसको हटाना है, आपको जो भी अगर आपको ऊपर में प्लस दिख जाए तो आप इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन आपको हटाना है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तभी उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आता है, तो +2, तो जो अब देखो जिसमें ये देखो जो बाहर वाला सेल कौन सा 3 है या ये 4 है, तो 4 वाला तो पहले बाहर से निकलेगा, तो 2 बाहर से निकल जाए, एक यहाँ से निकल जाए, यहाँ क्या बचेगा 3d5 बचा। तो अगर इनके लिए अंदर देखोगे, देखो अगर इसमें देखोगे 3 ऐसा, तो इसमें एक होता है, तो दोनों इसमें पेड इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर में 6 है इसमें दे रखा है, तो ये ऐसा इस टाइप से होता है, 1 2 3 4 5 है, ये भी पेड है। लेकिन लास्ट वाले में आप D5 में देखोगे तो इसके अंदर में आपको देखो 1 2, इसके अंदर कितने 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो पांचों क्या है अनपेयर्ड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होगी, तो अब इसमें बताओ किसकी हाईएस्ट है भाई। अब इसमें आपको सीधा से देख लो, जिसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा वो, ठीक है ना। तो इसमें बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, तो इसमें देख लो, तो इसमें जो ऑप्शन है आपको पता है कि फ्लोरीन, एक होता है ना फोन कॉल, ये देखो सबसे ज़्यादा इसकी, देन उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं कि SF6 का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो ये करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप कर पाओगे SF6 का। तो इसमें आपको इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो ऑक्सीजन वाली इसमें आता है ना ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने इसके अंदर में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने बाउंडेड है इसमें 6 है बाई 2, तो 12/2 इज इक्वल टू आपका है 6, 6 से क्या होगा SP3 और D2, 2 और 1 3 4 5 6, SP3D2 इसमें आंसर है आपका, तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, ये देखो कि इसमें बोल रहा है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्केन्स का तो आपको पता है CnH2n+2, ये एल्केन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है, और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। इसमें क्या +2, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं, देखो इनमें से कौन सा विषम उत्प्रेरण है, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो इसमें जो हेट्रोजेनस, जिसमें कि देखो जो आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो उनका जो स्टेट्स है वो जैसे कि H2O2 जिस फेज में है उसी फेज में क्या ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निकेल हुआ और ये देखो एथीन हुआ, इथेन हुआ और निकेल हुआ, दोनों का जो फेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, तो बोल रहा है कि सबसे अधिक मोमेंटम किसका होगा, मोमेंटम बताए P इज इक्वल टू एम बाई बी। ठीक है, तो बताओ एक मूविंग बुलेट का एक ट्रक रुका हुआ है, तो ये तो भाई वेलोसिटी तो जीरो, तो मास का ही उसका कंट्रीब्यूट होगा, और उसका दौड़ता हुआ एथलीट, ठीक है, तो भाई वो बुलेट से तेज दौड़ पाएगा क्या एथलीट, नहीं दौड़ पाएगा। तेज चलती हुई कार गाड़ी, लेकिन अगर आप देखोगे मूविंग बुलेट का, तो अगर इसमें देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसका मास तो बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो स्पीड है भाई बहुत फास्ट होता है। इसका जो वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी बहुत तेज होता है, इसलिए इसका जो मोमेंटम है सबसे ज़्यादा इसका होता है। बोल रहा है कि इसमें जो आपका ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का क्या है वो आपको अच्छे से पता है, वो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से जो एस्केप वेलोसिटी लगभग कितनी होती है, 11.2। इसको आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो अंडर रूट 2 GM बाई वाला जो फॉर्मूला है वो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हो। देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट बताता हूँ, फोर्स का डायमेंशन क्या है, ये भी बहुत आसान है, M1L1T-1। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन है। देन उसके बाद में देखो कि वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो dp/dt है ना आपका, किसके बराबर होता है, फोर्स के। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब उसके बाद में आपके आते हैं जीके जीएस के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे, अब ये वाले क्वेश्चन है। अब इसके अंदर में आप क्या करना है, आप जहाँ भी आपका नोटबुक है उसमें आपको लिख लेना है क्या क्या चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू द स्पेस, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी है, पहली महिला कौन सी है वो सबको पता है। प्रथम महिला कौन सी है, कल्पना चावला। राकेश शर्मा कौन सा है, आप जो ये प्रथम व्यक्ति है, भारत का जो प्रथम व्यक्ति था, जो गया था फर्स्ट, जो कोई भी जो इंसान भारत का जो अंतरिक्ष में गया है वो कौन है, राकेश शर्मा। सुनीता विलियमसन, जो कि स्पेस में सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड किया है, सबसे ज़्यादा जो इसने अभी अभी आपने देखा ना, अभी रिकॉर्ड बनाया है, तो ये हुआ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो है आपका सी। लेकिन मैं कुछ और फैक्ट बता रहा हूँ जो आपसे पूछे जाएंगे और ये पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है ना। इंदिरा गांधी कौन सी है, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, महिला प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, मैं इसको ऐसे बताऊंगा ना आपको, ये बिल्कुल याद हो जाएगा, इसको आप भूलोगे नहीं। आपको याद क्या करना है कि जैसे भूटान है, भूटान को आपको याद करना है भूत से। ठीक है ना। तो भाई अगर आपको ऐसा कोई भी आपका अगर हेल्प करता है ना, जैसे कि अगर आप कोई भी हो, भगवान भी हेल्प करता है या कोई दोस्त आपका हेल्प करता है, तो आप उसको थैंक यू बोलते हो। ठीक है ना, कि भाई थैंक यू यार तूने हेल्प करने के लिए, तो माना कि आपका जो हेल्प है, आप भूटान गए तो भूटान के अंदर से आपको याद रखना है भूत, तो भूटान के अंदर ना भूत ने आपको अगर हेल्प की तो आप उसको क्या बोलोगे, थैंक यू। हिंदी में बोलते हैं ना थैंक यू, तो इसको याद रखना आपको, थिम्पू। तो क्यों हो जाएगा थिम्पू, तो ये जो भूटान की जो राजधानी वो क्या है, थिम्पू। काठमांडू कहाँ की है, नेपाल की है। ढाका कहाँ की है आपका, बांग्लादेश की है। ठीक है ना, इसको भी आप याद कर सकते हो, ढाका। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, इसको आप वैसे ही याद कर सकते हो। ठीक है ना, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक अगर मैं बताऊं तो आपको, बांग्लादेश को आप याद कर सकते हो, जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश को आप याद कर सकते हो बांग्ला, बांग्ला से। ठीक है ना, बांग्ला से आप याद कर सकते हो बांग्लादेश को। क्या होता है कि जब आपके कुछ घर में उसे चोरी हो जाता है ना, कि घर में चोरी होगी, हमारे बंगले में चोरी होगी, तो क्या बोलते हैं, डाका डल गया, डाका बोलते हैं, लेकिन ढाका है। ठीक है ना, आप इसको रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो इस टाइप से ही आपका इसमें ऑप्शन तो इसमें करेक्ट हो, और ये सबको भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद में देखो कि इसमें बताना, ये बहुत पूछा जाता है, ये देखो मशीन नंबर का है, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का, ये तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक एक क्वेश्चन इससे।
तो फाइंड द मिसिंग नंबर आपको बताना है। तो क्या करना है इसमें, देखो सिंपल सा है। सबसे पहले आपको अगर देखो कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें 3 स्टेप में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप ये देख लेना कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, पहला ऐसा देख लेना है। या कोई और नंबर 1 3 5 7 8 9 इस टाइप से है, या कोई ऐसा कि किसी का जो क्यूब रूट मतलब स्क्वायर हो, जैसे कि 2 का 4 9 है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 ऐसा हो रहा है। क्यूब रूट आपका फॉलो हो रहा है, ये सब आपको देख लेना है पहले, ये जो बेसिक है। अगर ये सब कुछ नहीं देखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना डिफरेंस निकाल लेना है। पहला फर्स्ट डिफरेंस, ये होता है फर्स्ट डिफरेंस निकालना। फिर होता है एक होता है डबल डिफरेंस। तो आपको केवल फर्स्ट डिफरेंस के साथ जाना है, आपको इतना आसान मिलेगा बस। देखो 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 6 और 12 के बीच में भी आपका कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 12 और 20 के बीच में 8 का डिफरेंस है। देखो 6 से आप इसमें 4 से 6 पे गए तो कितना +2 बढ़ रहा है, 6 से 8 पे गए तो प्लस, इसमें भी +2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप +2 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 10 होगा। इसमें और ऐड कर दोगे 10, 20 + 10 30। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आएगा। उसके बाद में देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, एप्पल को इसमें लिखा जाता है तो वर्ल्ड को कैसे लिखे, देखो एप्पल है तो इनका आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए। आप एक वर्ड याद रख लेना, इजोटी। देखो इजोटी, तो ई पे 5, ए का 10, इसका 15, टी का 20, और ये जैसे किंग्स 11 पंजाब, ये आपने टीम देखा ना किंग्स 11, तो इसका क्या होता है 1 होता है, 11 होता है, ठीक है ना। और जैसे जी, जी इस टाइप से आपको लिखा हुआ है तो मतलब ये देखो कुछ 7 जैसा बना ना, जी का 7 होता है। ऐसे भी आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे ए एच है, एच को देखो आप ऊपर से मिलाओगे नीचे से मिलाओगे 8 जैसा बनेगा, तो एच का क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। तो आप इनको याद कर सकते हो, इन सबको याद रख लोगे तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको बताता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे आसान है, इसमें 2 3 पैटर्न बनते हैं, बस वो पैटर्न याद रखना आपको। एप्पल आंसर नहीं मिला तो फिर क्या करना है, तो आपको क्या देखना है, एक एक सीधा सा तरीका और देखना है। अगर आपको देखो इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं वो सेम इसके अंदर में दे रखे हो, अगर सेम यही इसमें दे रखे तो आपको क्या लगाना है, शिफ्टिंग वाला लगाना है। ये क्या कॉमन कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। जिस कॉमन कोड हो रहा है, जैसे देखो आपका जो ए है, जो फर्स्ट वाला पोजीशन पे ए है वो लास्ट में जा रहा है ना, लास्ट में जा रहा है, तो आपका जो पहला डब्ल्यू होगा वो लास्ट में जाएगा, तो ये देखो लास्ट में गया, गया ना गया। उसके बाद में जो स्टार्टिंग का जो इसमें ये था, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो लास्ट में जो ई था, ये देखो लास्ट में ई था जो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। लास्ट में जो डब्ल्यू है, ये डी है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ये देखो ये दोनों सही है। उसके बाद में जो लास्ट इसमें देखो जो स्टार्टिंग में 2 पी थे वो लास्ट में एक छोड़ के 2 उसमें चले गए, ओ आर है, ठीक है ना। तो ये लास्ट में चले गए, देखो ये यहाँ पे ये चले गए, ठीक है। और ये रहा, तो इसके अंदर में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, कॉमन कोडिंग के हिसाब से, ठीक है। नहीं तो बाद में इसमें पैटर्न भी बन रहा था जो मैंने आपको बताया था, +4 -4 0, +4 -4, उसका भी कोई ऑप्शन इसमें दिया होता तो वो भी इसका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है 20 वाला, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ढंग से पढ़ोगे तो। एक घड़ी 1 बजे, देखो 1 बजे वो एक बार बज रही है, एक बार 2 बजे, 2 घंटे नहीं 2 बजे एग्जैक्ट एक टाइम बता रही है, तो किसमें 2 बार बज रही है। 3 बजे 3 बार बज रही है, तो बोले 12 घंटे में, 12 बजे नहीं 12 घंटे में कितनी बार, तो 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार। तो 1 घंटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। तो हर घंटे में मतलब 1 बजे एक बार, तो 12 घंटे तक ऐसे ऐसे 12 बार ऐसे होगी। अब बोलो कितनी बार बजेगी वो, तो आपको क्या करना है इन सबको ऐड कर लेना है, ये जितने भी है ना इन सबको आप ऐड कर लो। आप इनको ऐड करोगे तो देखो, ऐड करके देख लीजिए आप इनको, ऐड करके देखोगे तो आपको इनका ऐड आएगा 78 आएगा। पहला मेथड तो ये है, पहला मेथड तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जो डायरेक्टली ऐसे दिया हुआ है। मतलब दूसरा आप इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। देखो 12 घंटे का पूछा है, इस टाइप से कोई भी सीरीज बन रहा हो आपका, तो उसमें n कोष्टक n+1/2 आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। n कितना 12, 12 + 1 13/2,
ये आया है 6, ठीक, ये देखो 78, इसका ऑप्शन आपका क्या हुआ, बी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये जो मैंने बताया वो सब कुछ समझ आया होगा, आपको आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश किया होगा, और आप बताना मुझे कि आपके कितने करेक्ट निकले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके अलावा भी मैं जो प्रैक्टिस करा पाता हूँ, जिनका वीडियो में नहीं डाल पाता हूँ, उनका जो प्रैक्टिस सेट का मैं आपको जो PDF हुआ या वर्ड के फॉर्मेट में हुआ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दिया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे मैं आपको ऐसे हेल्प करता रहूँगा।